नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके साइंस के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जिसमें अपने इसके वीडियो के पहले 2 भाग कर लिए थे। अगर आपने वो भाग नहीं देखे तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट भाग है वो, जिसके अंदर से चैप्टर को लगातार आप कंटिन्यू समझते आएंगे तो ये वाला पार्ट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो, अपन जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो आपने देखा था स्टार्टिंग के अंदर कि रासायनिक जो अभिक्रिया होती है वो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की आपने देखी थी? 5 प्रकार की। कौन सी? पहला था संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा था वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरा था विस्थापन, चौथा था द्विविस्थापन और पांचवा था उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। तो ये आपने देखा था, जिसमें अपने यहां तक 2 अभिक्रियाओं के बारे में बात कर चुके थे, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया और दूसरा था वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। देखो, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? देखो, पहला जो प्रकार है संयोजन का, संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक मिलकर क्या करते हैं? एक उत्पाद बनाते हैं। 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक 2 होते हैं। अभिकारक कितने? 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा था वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन में क्या होता है? इसका उल्टा, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाए, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाए, उसे अपन क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। देखो, संयोजन में तो क्या होता है? अभिकारक 2 या 2 से ज्यादा होते हैं। देखो, ये अभिकारक है, ये अभिकारक है, ठीक है, लेकिन उत्पाद इसमें कितना है? एक अभिकारक, ये दूसरा अभिकारक, लेकिन उत्पाद क्या बना है? एक ही उत्पाद है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। जब अभिकारक एक हो लेकिन उत्पाद 2 या 2 से ज्यादा हो तो उसको क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अब अपन देखेंगे अपनी तीसरी परिभाषा, कौन सा? विस्थापन अभिक्रिया। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप तैयार कीजिएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से अपन बहुत ही सिंपल से तरीके से इसको सीखेंगे भी। देखो, इसके अंदर किसे कहते हैं? विस्थापन या इसको क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। देखो, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? विस्थापन से क्या होता है? विस्थापन का मतलब होता है स्थान का विस्थापन, यानी स्थान का बदलना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का एक परमाणु क्या करता है? दूसरे अभिकारक के परमाणु को विस्थापित कर देता है, वहां से हटा देता है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु को क्या कर दे? विस्थापित कर दे, वहां से हटा दे, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्थापन अभिक्रिया। देखो, यहां से समझते हैं, डायग्राम से तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, यहां पर 2 अभिकारक हैं, ये देखो, एक अभिकारक तो ये है और दूसरा अभिकारक ये है। देखो, पहला अभिकारक सिर्फ ए है, दूसरा अभिकारक बी और सी है। यहां से क्या किया? इस ए ने इस बी को यहां से हटा दिया और खुद इस जगह आ गया। देखो, यहां पर ए के साथ कौन सा आ गया? सी आ गया। देखो, ए के साथ इस बी को यहां से हटा दिया, बी अलग आ गया, यहां ए के साथ सी आ गया। तो इस ए ने क्या किया? इस बी को यहां से विस्थापित कर दिया, यहां से उसको हटा दिया। तो ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। परिभाषा क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का एक परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु को क्या कर दे? विस्थापित कर दे या हटा दे, तो उसको अपन क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। देखो, ये हटा कैसे सकता है? क्या सारे परमाणु एक दूसरे को हटा देंगे? ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है? नहीं है। तो क्या होता है? इसमें केवल अधिक क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर सकता है। क्रियाशील का मतलब जो ज्यादा ताकतवर है वो अपने से कम ताकतवर को हटा पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कम ताकतवर ज्यादा ताकतवर को भी हटा दे। तो देखो, यहां पर अपन कुछ उदाहरण के तौर पे पहला उदाहरण यहां पे देखते हैं। जैसे अभिक्रिया ली, मान लो Zn क्या होता है? जिंक प्लस CuSO4। CuSO4 का नाम क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। इसके बीच में अभिक्रिया करवाई तो देखो क्या बनेगा? ये जो Zn है, ये Zn क्या करेगा? यहां से इसको विस्थापित कर देगा, इस कॉपर को ये Zn क्या कर देगा? यहां से विस्थापित कर देगा, यहां से हटा देगा। तो अभिक्रिया क्या बन जाएगी? देखो, अभिक्रिया बन जाएगी ZnSO4 प्लस
Cu, ZnSO4 प्लस Cu। तो ये इसकी अभिक्रिया हो जाएगी। आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं ये क्या इनके नाम होंगे। तो ये क्या है, ये है जिंक। दूसरा क्या है, इसका नाम होगा कॉपर और साथ में सल्फेट जुड़ा हुआ है तो कॉपर सल्फेट नाम हो जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा, अब इसके साथ जिंक के साथ सल्फेट है तो जिंक सल्फेट। और ये यहां पर क्या है, कॉपर अलग हो गया। तो देखो यहां से क्या किया, इस जिंक ने कॉपर को हटा दिया। इसका मतलब जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील है। अगर क्या इसको अपन ऐसा लिखें, उल्टा भी कर सकते हैं क्या, ये अभिक्रिया उल्टी भी हो सकती है क्या। जैसे क्या कॉपर जिंक को हटा पाएगा, क्या नहीं हटा पाएगा। क्यों नहीं हटा पाएगा, क्योंकि जिंक है वो कॉपर से पहले से ही ज्यादा ताकतवर है, पहले से ही ज्यादा क्रियाशील है, तो उसको हटा नहीं पाएगा। इसके बाद में अपन दूसरा देखते हैं, इसके अंदर दूसरा एक और उदाहरण देखते हैं ताकि अपने को अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा उदाहरण देखो, अपने एक उदाहरण लिया Fe यानी फेरस यानी आयरन प्लस CuSO4। CuSO4 का नाम क्या होगा, कॉपर सल्फेट, वही लिया है। तो ये क्या करेगा, FeSO4 प्लस Cu, कॉपर अलग हो जाएगा। तो यहां पर भी देखो हुआ क्या है, यहां पर भी इस फेरस ने इस कॉपर को यहां से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो ये क्या कहलाएगी, कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। देखो यहां से ये फेरस यहां पर था, इसने इसको हटा दिया और खुद यहां पे आ गया। देखो यहां पे इस सल्फेट के साथ कॉपर था, लेकिन यहाँ क्या है, फेरस है, आयरन है। तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे है आयरन। और ये क्या है, ये तो अभी आपने देखा था कॉपर सल्फेट। यहां इसका नाम क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट। और ये क्या होगा, कॉपर। इसका नाम क्या होगा, कॉपर। तो इस तरह की अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, एक अभिकारक का एक परमाणु दूसरे परमाणु को वहां से विस्थापित कर देता है और खुद वहां आ जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को अपन कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ये इसके उदाहरण हैं, आपको इसी तरह से अच्छे से याद रखने हैं। अभिक्रिया पेपर में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको एक उदाहरण लिख के, इनमें से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं। जहां भी एक परमाणु दूसरे परमाणु को विस्थापित कर रहा है, वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं अगली अभिक्रिया, अगला प्रकार। इसके बाद में कौन सा था, इसके बाद है द्विविस्थापन। कौन सी अभिक्रिया, चौथा प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो ये तो एक तरह से देखा जाए तो विस्थापन का ही रूप है, किसका, विस्थापन का ही प्रकार है। तो क्या इसकी परिभाषा होती है, उसमें देखो एक परमाणु दूसरे को विस्थापित करता है। यहां पर क्या होते हैं, दोनों परमाणु आपस में अदला बदली कर लेते हैं, मतलब आपस में आदान प्रदान हो जाते हैं। तो वैसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो देखो उदाहरण, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, आयन आपस में अदला बदली कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान या फिर अदला बदली होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस चित्र से समझेंगे तो बिल्कुल आसानी से अपने को समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर क्या था, एक अभिकारक था जिसमें AB साथ में था, AB एक अभिकारक है, और यहां पर दूसरा अभिकारक है CD। क्या है, CD। अब यहां जैसे ही अभिक्रिया हुई तो ये A किसके साथ चला गया, ये A चला गया D के साथ, ये A किसके साथ चला गया, इस D के साथ चला गया। देखो पहले तो आपस में थे, तो ये दूसरे अभिकारक के साथ जुड़ गया, और ये जो B था ये C के साथ चला गया। देखो यहाँ पे AD और एक अभिकारक बना, दूसरा क्या बना, CB, दूसरा क्या बना, CB। तो इसलिए ये अभिक्रिया कौन सी होती है, देखो इसके भी आयन, एक आयन इसके साथ चला गया, दूसरा आयन इसके साथ आ गया, तो आयनों ने आपस में क्या कर ली, अदला बदली कर ली, आयन आपस में आदान प्रदान हो गए। तो इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है द्विविस्थापन, क्योंकि अभिकारकों के दोनों परमाणु आपस में अदला बदली कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अभिक्रिया कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया।
ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब यहां पर एक बात अपन और देखेंगे कुछ उदाहरण के द्वारा, तब अपने को एकदम क्लियर हो जाएगा। इसका एक उदाहरण देखते हैं। यहां पे एक उदाहरण मैंने लिया सोडियम सल्फेट, ये क्या है AQ है। AQ का मतलब आप बताएंगे, जल्दी से कमेंट में लिख के बताएं AQ का मतलब क्या होता है। AQ का मतलब होता है जलीय विलयन। क्या मतलब होता है? जलीय विलयन। इसकी अभिक्रिया करवाई मैंने बेरिलियम क्लोराइड से। किससे? बेरिलियम क्लोराइड से। तब ये अभिक्रिया हुई, सॉरी ये बेरिलियम क्लोराइड भी क्या है? AQ है। क्या है? ये भी जलीय विलयन के रूप में है। इसकी अभिक्रिया होगी तो देखो आयनों का आदान प्रदान कैसे होगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा। इनकी आपको क्या याद रखनी है? संयोजकता भी याद रखनी है। देखो यहां सोडियम और सल्फेट था साथ में, ये सोडियम किसके साथ चला जाएगा? इस क्लोराइड के साथ में। और बेरिलियम जो है वो किसके साथ आ जाएगा? सल्फेट के साथ में। तो ये आपस में इन्होंने क्या कर ली? अदला बदली कर ली। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ये भी कहलाएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाएगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखो अभिक्रिया क्या होगी, तो ये जो है बेरिलियम SO4, बेरिलियम पहले क्लोराइड था, यहां क्या बन गया? बेरिलियम सल्फेट। और दूसरा है, ये क्या है? ये एक ठोस है। क्या बन गया? ठोस बन गया। और साथ में देखो क्या बना है? Na किसके साथ जाएगा? Cl के साथ। तो यहां क्या बनेगा? NaCl। और ये क्या है? ये AQ के रूप में है। ये क्या है? AQ के रूप में है। देखो यहां पर आप कहेंगे Na2 था, यहां Cl2 था, लेकिन वहां 2 क्यों नहीं लगाया? तो देखो बच्चों, इसको इस तरह से आप समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि NaCl क्यों लिखा। देखो इसलिए लिखा था कि Na की संयोजकता कितनी होती है? +1। और ये जो 2 आया था ना, वो यहां पे आप समझेंगे तो इस तरह से आया था Na+ और SO4। अपने संयोजकता वाला जो वीडियो देखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो बेसिक वाला वीडियो जरूर देखिए। ये जो 2 संयोजकता होती है ना, वो इसके पैरों में यहां आ रखी है। ठीक है, Na तो सिर्फ +1 है और Cl क्या होता है? Cl- होता है। तो दोनों संयोजकता बराबर होती है तो सूत्र क्या बनता है? NaCl बनता है। अगर आप बेसिक वाला वीडियो देख लोगे तो वहां आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये सारी चीजें कि ये कैसे लिखा हुआ है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या NaCl कैसे बना? BaSO4। अब देखो यहां पर Ba और यहाँ SO4, ये तो नहीं लगाया। Ba की संयोजकता कितनी होती है? बेरिलियम की +2 होती है और सल्फेट की संयोजकता -2। अब दोनों संयोजकता बराबर है तो पैरों में नहीं लिखते हैं, तो इस वजह से ये लिख रखा है। ठीक है, अब देखो यहां पे आप एक चीज ध्यान देना, अच्छे से आप ध्यान देंगे, यहां पे समझेंगे कि यहां पर जो अभिक्रिया हुई है, ठीक है, इसके नाम लिख लेते हैं। इसका नाम क्या होगा बताएं जरा? इसका नाम है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। इसका क्या नाम है? बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? बेरिलियम सल्फेट। और ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। नाम तो आपको पहले आपने बेसिक वाले वीडियो में देख लिया होगा किस तरह से इसके लिखते हैं। तो देखो यहां से आयनों का आदान प्रदान हो गया। ये जो सोडियम था वो क्लोरीन के साथ चला गया। देखो इसका एक आयन इसके साथ चला गया और एक आयन इसके साथ आ गया, तो आयनों का आपस में क्या हो गया? आदान प्रदान हो गया। इसलिए ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो ये एक द्विविस्थापन का उदाहरण हो गया। अब यहां पे देखो ये 2 चीजें लिखी हुई है, इसको भी अपन अच्छे से समझते हैं। ये क्या है? देखो AQ का मतलब जलीय विलयन, ये भी AQ का मतलब जलीय विलयन, लेकिन यहां पर ये ठोस बन गया और ये AQ जलीय विलयन। तो यहां पर एक चीज देखेंगे, अवक्षेप का मतलब क्या होता है। वैसे तो अपने पहले बात की थी अवक्षेप का मतलब, जब रासायनिक अभिक्रिया लिखने के अपने तरीके देखे थे उसके अंदर। अवक्षेप का मतलब होता है यानी जल में अविलय, यानी जो जल में घुले नहीं। देखो रासायनिक अभिक्रिया जब करवा रहे हैं, मान लो कुछ ऐसे पदार्थ लेकर, देखो ये जलीय विलयन है,
सोडियम सल्फेट को पानी के अंदर घोल रखा है, यहां पर ये जो बेरियम क्लोराइड है इसको भी पानी में घोल रखा है, फिर आपस में दोनों को मिलाया तो ये अभिक्रिया इस तरह से हुई कि बेरियम सल्फेट बन गया और इधर सोडियम क्लोराइड बन गया। अब सोडियम क्लोराइड तो आपको पता है क्या होता है, ये किसका सूत्र है, ये है नमक का सूत्र। किसका है, नमक का। और आपको पता है नमक तो पानी में घुला हुआ रहता है, लेकिन ये जो बेरियम सल्फेट था ये क्या हो गया, नीचे जमा हो गया और क्या बन गया, ठोस बन गया, ठोस बनकर नीचे जमा हो गया। तो ये जो पानी में अघुलनशील बन गया, पहले ये पानी में बेरियम क्लोराइड था तब तो घुला हुआ था, लेकिन जैसे ये बेरियम सल्फेट बना ये पानी में घुला नहीं, नीचे जमा हो गया। तो जो जल में क्या बना, अविलय का मतलब होता है पानी में घुलनशील नहीं, तो ये पानी में नीचे जमा हो गया। ऐसे पदार्थ को जो पानी में घुले नहीं उसको अपन क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अवक्षेप। क्या कहेंगे, अवक्षेप। यानी जो जल में अविलय हो, रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हो और ऐसा पदार्थ बन जाए जो जल में घुले नहीं, तो उसको अपन क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अवक्षेप। दूसरा देखो, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अपन क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इस अभिक्रिया में ये एक अवक्षेप बना है, ये ध्यान रखना, ये क्या है, ये एक अवक्षेप है। ये क्या है, अवक्षेप है। तो क्या इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कह सकते हैं क्या, बिल्कुल कह सकते हैं। अगर आपसे पूछे अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसका एक उदाहरण लिखिए, तो आप ये सेम उदाहरण लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे ये क्या हुआ, ये अवक्षेप के रूप में ये बच रहा है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, इसमें देखो अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। तो ये थी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। और अपने उदाहरण देखा यहाँ पे, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया। अगला नेक्स्ट प्रकार बताओ कौन सा है। तो इसके बाद देखते हैं अभिक्रिया का अगला प्रकार, पांचवा प्रकार। देखो क्या है, ऑक्सीकरण एवं अपचयन के बारे में। तो देखो ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। देखो ऑक्सीकरण को पहले, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, उपचयन या ऑक्सीकरण एक ही बात है, उपचयन या ऑक्सीकरण एक ही बात है, अपचयन अलग अभिक्रिया है। ठीक है, ये ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया के सॉरी उपचयन या ऑक्सीकरण के नाम से पूछा जा सकता है अभिक्रिया, ये अपचयन अभिक्रिया। देखो दोनों अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, एक साथ भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ऑक्सीकरण की। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं वो देखते हैं। तो ऑक्सीकरण में देखो बिल्कुल आपको अंतर से इसलिए समझाया क्या, ताकि ये आपको दोनों ही क्लियर हो जाए। देखो एक तो ये एक बात अच्छी तरह ध्यान रखना, ये एक दूसरे के विलोम है, यानी उल्टे हैं एक दूसरे के, ये एक दूसरे के क्या है, विलोम है, उल्टे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीकरण के अंदर सबसे पहला पॉइंट, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या वृद्धि होना। अगर किसी भी तत्व में, किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसका उल्टा इधर हो जाएगा, किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का निकलना या फिर ऑक्सीजन की कमी होना, क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। तो देखो इसका उदाहरण देखते हैं। तो देखो मैंने यहां पर एक उदाहरण लिया है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन। तो यहां क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। इसको संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, यहां 2 लगा देते हैं और यहां 2 लगा देते हैं, ये संतुलित करने के लिए लगा। अब देखो यहां पे किस तरह से, तो ध्यान से समझेंगे इसको, आपको ये अभिक्रिया अच्छे से समझ में आनी चाहिए। यहां एक अभिकारक है और ये दूसरा अभिकारक है। तो पहले अभिकारक की बात करेंगे अपन, सिर्फ इसकी बात करें तो क्या इस कॉपर के साथ अभी आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रही है क्या, नहीं है। लेकिन जैसे ही अभिक्रिया हुई उसके बाद में इस कॉपर के साथ यहां पर क्या है, एक ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन है। ये देखो कॉपर के साथ ही ऑक्सीजन है, ये पूरा एक ही अभिकारक है। तो ये क्या हुई, इस कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, इसका उल्टा देखते हैं दूसरी अभिक्रिया। देखो ऑक्सीजन का जुड़ना, इसके साथ कॉपर के साथ ये ऑक्सीजन क्या हुई है, जुड़ी है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। दूसरा देखो उदाहरण देखते हैं इसके अंदर, इसमें क्या है, ऑक्सीजन का निकलना। क्या है, ऑक्सीजन का निकलना। जैसे उदाहरण लेते हैं ऑक्सीजन के निकलने में, कॉपर ऑक्साइड प्लस कॉपर ऑक्साइड। देखो यहां पर एक उदाहरण लेते हैं जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन निकलती हो। तो देखो यहां पर अपने एक उदाहरण लिया है H2O, जल का।
किसका? जल का उदाहरण लिया है। तो H2O में देखो बात करें, जैसे इसमें अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? H2 अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा। संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? यहां 2 लगा देंगे और यहां 2 लगा देंगे। इस अभिक्रिया को अपन ध्यान से समझते हैं। तो देखो यहां पे क्या हुआ है, कैसे हुआ इसके अंदर अपचयन। देखो यहां पर क्या था, इस हाइड्रोजन के साथ यहां ऑक्सीजन थी, हाइड्रोजन के साथ क्या है? यहां ऑक्सीजन है। लेकिन क्या यहां पे इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है क्या? नहीं है। इसमें से ऑक्सीजन निकल गई। तो ऑक्सीजन का निकलना ही क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट। पहला तो पॉइंट था ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। दूसरा पॉइंट देखो, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का निकलना। ऑक्सीकरण में क्या होता है? देखो इसमें तो क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। यहां पर क्या है? हाइड्रोजन का निकलना और इधर हाइड्रोजन का जुड़ना। इसमें से हाइड्रोजन निकलेगी और इसमें जुड़ जाएगी। तो ऐसा उदाहरण अपन लेते हैं जिसमें क्या हो? हाइड्रोजन निकलती हो। तो यहां पर देखो मैंने लिया है HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। यहां से देखो आप अभिक्रिया करोगे तो ये क्या बनेगा? H2 प्लस Br2, H2 प्लस Br2। यहां संतुलित करने के लिए यहां क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। अब यहां पर आप समझेंगे इसको तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। एक बार में देखो यहां पर क्या है, इस ब्रोमीन के साथ यहां हाइड्रोजन है, लेकिन यहां ब्रोमीन के साथ कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। तो इसमें से हाइड्रोजन क्या होगी? निकल गई। हाइड्रोजन क्या हो गई? निकल गई। तो हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है? एक तो ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया और दूसरा हो गया हाइड्रोजन का निकलना। तो हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण ही कहलाएगा या उपचयन ही कहलाएगा। इसके साथ दूसरा इसका उदाहरण देखते हैं। तो यहां पे अपन देखेंगे, तो यहां पे देखो क्या दे रखा है, किसी भी पदार्थ में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का जुड़ना या वृद्धि होना। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना या उसमें वृद्धि होना। तो देखो हाइड्रोजन का जुड़ना कैसे होगा? तो हाइड्रोजन जुड़ना, देखो मैंने एक उदाहरण लिया N2 प्लस H2, क्या बनेगा? NH3, जिसको अमोनिया भी कहते हैं। संतुलित करने के लिए क्या लगा देंगे? यहां पे संतुलित करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा और यहां 3 आ जाएगा संतुलित करने के लिए। ठीक है, देखो हाइड्रोजन 6 हो गए, इधर भी हाइड्रोजन 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, या नाइट्रोजन 2 है, यहां पर भी 2 है। तो इसको समझते हैं अभिक्रिया को और अपने अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि हाइड्रोजन का जुड़ना। यहां देखो इस अभिकारक में क्या हाइड्रोजन है क्या इसके साथ में? अभी देखो ये अलग अभिकारक है, ये दूसरा अभिकारक है। यहां नाइट्रोजन सिर्फ एक ही है, नाइट्रोजन के साथ कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही इधर जाते हैं तो नाइट्रोजन के साथ यहाँ हाइड्रोजन भी जुड़ी हुई है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है अपचयन। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया चारों पॉइंट। देखो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, यही है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। आपको अंतर के रूप में पूछे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब मान लो पेपर में इस तरह से आ गया प्रश्न, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं या उपचयन किसे कहते हैं, तो आप इसी से ही बना दोगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या किसी पदार्थ के अंदर हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इन दोनों लाइनों से ही अपने परिभाषा बना दी और आप उदाहरण लिख सकते हैं। अगर आपसे पेपर में पूछ ले अपचयन किसे कहते हैं, तो अपचयन में आप क्या लिखेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निकलना या किसी पदार्थ के अंदर हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो आप इससे भी आप इसकी परिभाषा बना सकते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ऑक्सीकरण अपचयन के बाद में एक इसी का ही प्रकार है वो और देखते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका नाम क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, या इसका दूसरा नाम है ऑक्सीकरण अपचयन। और ऑक्सीकरण को अपने को एक और पता है, उपचयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन भी कहा जाता है। तो इसको उपचयन अपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। किससे कहा जाता है?
ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अपचयन हो रहा हो, दोनों ही अभिक्रिया जिसमें अंदर हो रही हो उसको कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। देखो यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण से बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा एक बार में ही। उदाहरण को आप अच्छी तरह देखें तो देखो आपने क्या कहा है, ऑक्सीकरण और अपचयन। आप परिभाषा दिमाग में होनी चाहिए। ऑक्सीजन में क्या होता है? ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। अपचयन में क्या होता है? अपचयन में होता है हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। तो यहां पर बात करते हैं। देखो यहां पर सबसे पहले इसके अंदर बात करें तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, इसमें क्या हुआ, यहां जिंक के साथ ऑक्सीजन थी, इसका नाम क्या है? जिंक ऑक्साइड। क्या है? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड में यहां पर ऑक्सीजन थी लेकिन यहां है क्या? नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गई। और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? आपने अभी अभी पीछे देखा था ऑक्सीजन का निकलना। देखो यहां पे ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो यहां पर ये क्या हो रहा है, इसके अंदर यहां पर तो हो रहा है अपचयन, यहां पर ये क्या हुआ है? अपचयन। अब आपने दूसरी परिभाषा, ये देखो कार्बन है यहाँ पे, और कार्बन के अंदर यहां कार्बन के साथ कुछ नहीं है लेकिन यहां कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है, तो दोनों अभिक्रिया एक साथ चल रही है, एक में ही दोनों अभिक्रिया हो रही है। तो ऐसी अभिक्रिया कोई क्या कहा जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया। यहां देखो जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है और कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है उसका ऑक्सीकरण और जिससे ऑक्सीजन निकली है उसका अपचयन हो रहा है। एक और उदाहरण लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो यहां पर इसकी बात करें, यहां पे तो यहां पे आप बताएंगे मुझे, कॉपर में यहां पर क्या है? कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, यहां पर है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका अपचयन हो गया। क्या हो गया? अपचयन, यानी ऑक्सीजन का निकलना। यहां पर क्या हुई? ऑक्सीजन निकल गई तो ये अपचयन। यहां पर आप मुझे बताएंगे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, क्या हाइड्रोजन के साथ भी यही हो रहा है क्या? बताओ जरा, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। देखो इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है क्या? नहीं है, लेकिन यहां क्या हो रही है? जुड़ रही है। तो ये क्या होगा, हो गया यहां पे ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखो इसमें भी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके नाम अच्छी तरह ध्यान रखें, क्या क्या पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। एक तो सीधा सीधा पूछा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, उदाहरण सहित समझाइए। तो आप इसका उदाहरण समझा सकते हैं। कभी कभी एक नंबर में सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए, तो आपको ये उदाहरण लिखना है और आप इस तरह से समझा देंगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है इसी का ही, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब देखो कई बार एग्जाम में ऐसा भी होता है कि अपन जो पर्सन है वो एक तरह से, अब आप सिर्फ इसको रेडॉक्स याद कर लेते और वहां ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया दे देता तो फिर अपने दिमाग में वो नहीं आता और अपन गलत करके आ जाते। अब आते हुए भी गलत करने से अच्छा है कि आपको उसको जब पढ़ रहे हैं तो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़े, उसको किसी भी तरह शब्दों में घुमाकर पूछ ले, आपको उसका आंसर अच्छे से आ जाएगा। तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई या नहीं है। आज अपने बात की थी किसके बारे में? अभिक्रियाओं के जो सारे प्रकार थे वो अपने पढ़ लिए। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की थी वो अपने पढ़ ली। 5 प्रकार थे। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद में वियोजन अभिक्रिया, तीसरा था विस्थापन अभिक्रिया, चौथा था द्विविस्थापन और पांचवा था ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अभिक्रियाओं के प्रकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप इसको अच्छी तरह याद करते हैं, देखो नाम से ही सारे याद हो जाएंगे। वीडियो में इतने अच्छे से आपको समझाया कि सारे नाम से ही याद हो जाएंगे। फिर भी आप साथ में लिखते रहें,
खुद नोट्स बनाएं, और आपको नोट्स वैसे भी प्रोवाइड करवा ही दिए जाएंगे ऐप पर, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आप साथ साथ में लिखते रहें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।